हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। को दिखाते हैं हम देश दुनिया में कोरोना का संक्रमण किस हद तक कहर बरपा रहा है और दुनिया में क्या हालात हैं, ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए दुनिया का नक्शा आपके सामने आ गया है। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका में सबसे ज्यादा मरीज हैं, 10,95,000 मरीज सामने आ चुके हैं। 63,856 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये देखिए दुनिया का सबसे कहर वाला इलाका स्पेन 2,39,639 यहाँ पर केस सामने आए हैं कोरोना के और मौत 24,553 लोगों की हो चुकी है। इटली में 2,54,5463 मरीज सामने आए हैं और 27,967 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका के बाद इटली में हुई हैं। फ्रांस में 1,67,178 मरीज सामने आए हैं और 24,376 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं यूरोप का दूसरा देश जर्मनी। यहाँ पर 1,63,9 मरीज अब तक सामने आए हैं और 6623 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर मौत का आंकड़ा बहुत ही कंट्रोल किया हुआ है जर्मनी ने। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। 1,71,000 मरीज सामने आए हैं और 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 33,610 केस सामने आए हैं और 1,075 मरीज अब तक लोगों मौत का शिकार हुए हैं। कोरोना का कुल आंकड़े की बात करें 33,610 मरीज अब तक सामने आए हैं। 3439 दिल्ली में, 9,915 सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, 2,203 उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में 2,438, मध्य प्रदेश में 2,600 हैं, गुजरात 4,082 हैं, तमिलनाडु में 2,162 हैं, तेलंगाना में 1,012, उत्तराखंड में 55 और बिहार में 403 कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। विदेशी नागरिक 111 हैं और 33,499 भारतीय नागरिक हैं जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए। तो देश दुनिया की एक तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है और इस तस्वीर से आप आकलन कर सकते हैं कि आपको लॉकडाउन का कितनी सख्ती से पालन करना है। विकास, लेकिन अभी तुरंत एक बड़ी खबर आ रही है नमस्ते भारत में पंजाब को लेकर। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धालु जो कोरोना संकट लेकर आए पंजाब में, वो पंजाब के लिए स्थिति मुश्किल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे 178 श्रद्धालु कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देखिए नांदेड़ से 3500 से ज्यादा श्रद्धालु 90 बसों में भरकर पंजाब लौटे थे। अब ये आंकड़ा 178 हो गया है जो कोरोना संक्रमण लेके पंजाब पहुंचे। बता दें आपको, अमृतसर में सबसे ज्यादा 76 संक्रमित मरीजों की संख्या बताई जा रही है। हर दिन जिले दर जिले बढ़ते जा रहे हैं। कल तक 10 जिले थे और अब प्रतिमा आपको बताएंगी कि वो कौन कौन से जिले हैं पंजाब के जहां ये संक्रमण फैल चुका है। देखिए पंजाब के लिए सिचुएशन खराब तब हुई जब महाराष्ट्र के नांदेड़ से जो श्रद्धालु हैं वो वापस लाए गए। 90 बसों में 3500 लोगों को लाया गया। अब स्थिति किस तरीके से बिगड़ी पंजाब में, देखिए कुल 22 जिले हैं लेकिन हालात किस तरीके से खराब हुए ये आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें। अमृतसर के में 76 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, तरन में 15, मोहाली में 15, लुधियाना में 38, कपूरथला में 10, होशियारपुर में 4। तो पंजाब के अलग अलग जिलों का क्या हाल है ये हम आपको बता रहे हैं। गुरदासपुर में 3, फरीदकोट में 3, पटियाला में 3, संगरूर में 3, बठिंडा में 2, रोपड़ में 2। तो ये अलग अलग जिलों की स्थिति इस वक्त ये बनी हुई है। मोगा में 1, जालंधर में 1, नवा शहर में 1 और फिरोजपुर में भी 1। तो पंजाब के अलग अलग जिले एक एक करके प्रभावित होते गए और इसमें ये जो केसेस हम आपको बता रहे हैं ये उन लोगों की है जो श्रद्धालु लौटे थे महाराष्ट्र में, हजूर साहिब दर्शन करने के लिए गए थे, वहां फंसे थे, उनको लाने की जोर आजमाइश की गई और स्थिति बिगड़ गई। और देखिए कितनी अहम जानकारी दी आपको प्रतिमा ने, जिलेवार बता दिया किस तरह से इस संगत ने वापस लौटते वक्त पूरे पंजाब के 16 जिलों में अलग अलग जगहों पर कोरोना बांट दिया। 178 मामले सामने आए। पंजाब की खबर दिखा रहे हैं। 28 अप्रैल से हम आपको लगातार पंजाब में कोरोना का नांदेड़ संकट से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट के बाद सरकार जागी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जी हां, इतनी देर हो चुकी थी कि जिलेवार तरीके से पंजाब में संक्रमण बढ़ चुका था। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे 178 श्रद्धालु कोरोना से संक्रमित हो चुके थे और ये स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। इसे संभालने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए, अगर सरकार ने लापरवाही नहीं की होती कोरोना के इस बड़े संकट को रोका जा सकता। ये 2 तस्वीरें पंजाब में कोरोना संकट से जुड़ी हैं। पहली तस्वीर मार्च में नांदेड़ की है जब सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का समूह अकाल तख्त हुजूर साहिब के दर्शन और होला मोहल्ला का त्योहार मनाने गया था। और दूसरी तस्वीर सरकारी बस से लौटते उन लोगों की है जो कोरोना के खतरे में हैं। नांदेड़ से लौटने वाले सिख श्रद्धालुओं में से 178 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस बड़े खतरे की ओर सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने आगाह किया था। 28 अप्रैल को सुबह 6 बजे नमस्ते भारत में जगविंदर ने इस संकट की जानकारी दी।
खतरा बढ़ता जा रहा था। जगविंदर पटियाल इसको समझ चुके थे। जगविंदर पटियाल इस खबर को लगातार फॉलो करते रहे। 28 अप्रैल की सुबह 8 बजे जगविंदर पटियाल अपडेट के साथ लाइव थे। उस समय संक्रमित मरीजों की संख्या 9 थी। 29 अप्रैल को सुबह 8 बजे नांदेड़ से लौटे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14 हो चुकी थी। अप्रैल को रात 10 बजे तक घंटी बजाओ शो में जगविंदर पटियाल ने रिपोर्ट दी, तब तक ये आंकड़ा 170 हो चुका था। अब सवाल ये कि श्रद्धालु नांदेड़ से संक्रमित हुए या फिर रास्ते में संक्रमण की चपेट में आए। हमने नांदेड़ में गुरुद्वारा श्री हुजूर साहिब मैनेजमेंट के सदस्य गुरमीत महाजन से बात की। अप्रैल के फर्स्ट वीक में करीब करीब इनके सभी के टेस्ट करवाए गए, जिसमें नांदेड़ की एक मेडिकल टीम ने आके इनके सभी के टेस्ट किए। और जब ये जाने की जब तैयारी हो गई है यहाँ से पंजाब, वो टाइम पे भी इनके सबके यहाँ पे स्क्रीनिंग करवाई गई है बस में बैठने से पहले भी, और सब लोग यहाँ पे तंदुरुस्त थे। अब जाने के बाद यहाँ से करीब करीब 4 स्टेट उनको लगते हैं, एमपी, हरियाणा, यूपी, ऐसे कई स्टेट लगते हैं। हो सकता है उसमें से जाते वक्त ये रुके हो ना रुके, ये कुछ पता नहीं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से बस चली, गुजरात के रास्ते आगे बढ़ी। वही गुजरात जहां कोरोना के 4000 से ज्यादा केस हैं। मध्य प्रदेश के रास्ते आगे बढ़ी, मध्य प्रदेश जहां 2660 केस अब तक हो चुके हैं। फिर राजस्थान का रास्ता आता है, राजस्थान जहां कोरोना के अब तक 2438 केस मिल चुके हैं। फिर बस में रास्ता पकड़ा हरियाणा का, जहां कोरोना के 310 मामले आ चुके हैं। श्रद्धालुओं को लाने में लापरवाही बरती गई। नांदेड़ की बस जब अमृतसर पहुंची तो सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन साफ साफ दिखा। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज और आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते भारत ही था जिसने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से उठाया। लेकिन सवाल तो ये कि क्या पंजाब सरकार को कोरोना का डर नहीं? क्या पंजाब सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है? आपको लग रहा होगा कि मैं और कुमकुम ये बात क्यों करने जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ खड़ा हुआ है क्योंकि पंजाब के फजिल्का में भी नांदेड़ बस वाली गलती दोहराई गई। ये रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। सिर पर गठरी लिए ये मजदूर कहाँ जा रहे हैं? ये महिला इतनी गुस्से में क्यों है? किस पर चिल्ला रही है? पंजाब की पुलिस आधी रात में किसे समझा रही है? वापस नहीं जाना इन्होंने बहुत टॉर्चर किया गया है। बकायदा बोर नहीं जाना। फाजिलका दे विच प्रबंध किया है, पहल से खाना इत्थे दे दो, खाने दे इत्थे प्रबंध। इन तस्वीरों की एक एक बारीकी और इससे निकली बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 4 दिन पहले आई उन तस्वीरों की याद दिला दे जब वाहवाही के चक्कर में 3000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को नांदेड़ के हुजूर साहिब से अमृतसर बुलाया गया और बिना कोरोना जांच के घर जाने की इजाजत दे दी गई। अब ये गलती पंजाब में कोरोना विस्फोट की वजह बन गई है। नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं से कोरोना का संक्रमण पंजाब के 22 में से 13 जिलों में फैल चुका है और अब तक 178 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं। आप पूछेंगे कि हमने ये तस्वीरें आपको फिर क्यों दिखाई, तो जवाब है क्योंकि ठीक ऐसी ही गलती पंजाब में फिर दोहराई गई है। ये राजस्थान सीमा से सटा पंजाब का फाजिलका इलाका है। सिर पर गठरी रखकर जो लोग बस स्टैंड से पैदल जाते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें राजस्थान के जैसलमेर से फाजिलका लाया गया था। पंजाब सरकार के नियम के मुताबिक इन्हें 21 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रखना था, लेकिन पुलिस के सामने रहते 100 से भी ज्यादा मजदूर बिना कोरोना जांच के अपने अपने घर चले गए। ये घटना बुधवार रात की है। जी 15 दिन हो गए आज रोटी नहीं खाधी असी साडे नाल सानू गरीबां नू मार हुण तुसीं कित्थे चले हो असी हुण आपदा पिंड जावांगे 15 दिन हो गए सानू दिंदे तुहानू खाना खवावांगे कुछ नहीं खवाउंदे कल्ला बच्चों नू बिस्कुट दिंदे हैगे आ नहीं तुसीं धरना लाया सीगा हुण तुसीं कित्थे भज चले हो हुण असी जा रहे हैं जी जिੱਥੇ सारी दुनिया जा रही है भज रहे हैं हुण नहीं तुहाडा टेस्ट वगैरह कराना है तुसीं क्यों नहीं करा रहे ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ
फाजिल्का लाए गए मजदूरों का आरोप था कि प्रशासन ने उनके खाने पीने और क्वारंटीन का पुख्ता इंतजाम नहीं किया था। अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने धरना भी दिया। पुलिस भी काफी देर तक इन्हें समझाती रही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मजदूर पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। अरेंजमेंट ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ जिद ना करो। हालांकि अब पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि भागने वाले मजदूरों को क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन इनमें एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव हुआ और ये अपने गांव पहुंचा तो वहां कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। नांदेड़ की घटना को देखने के बाद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने की इजाजत दी है। नई गाइडलाइंस में बसों के जरिए लोगों को लाने के लिए छूट है, लेकिन इन्हीं बसों को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। देखिए, नमस्ते भारत में ही कई दिनों से हम आपको विकास दिखा रहे थे दर्शकों को कि कैसे बिहार के अंदर खास तौर पर कोटा के छात्रों को लेकर खूब सियासत हो रही थी। अब देखिए ना, नीतीश सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने की मांग की तो विपक्ष के नेता अपनी तरफ से बस देने का ऐलान कर चुके हैं। तो यानी सियासत जो है फुल ऑन जारी है बिहार में। कोरोना काल के इस संकट में ट्रेन और बस के बहाने में हो रही बिहार की सियासत को समझाने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बस और ट्रेन में उलझी है दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की घर वापसी, और इसी पर हो रही है बिहार में सियासत। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? जब केंद्र ने बसों के जरिए लोगों को लाने की इजाजत दे दी है, तो फिर नीतीश सरकार विशेष ट्रेन चलाने की मांग क्यों कर रही है? केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद अपने अपने लोगों को राज्य वापस बुलाना बिहार सरकार के लिए खास तौर पर बड़ी चुनौती हो गई है, वो भी तब जब सरकार के पास पूरा आंकड़ा मौजूद नहीं है। दूसरे राज्यों में फंसे कितने लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं? इसके लिए सरकार उन आवेदनों को आधार मान रही है जिन्होंने आर्थिक मदद के लिए अप्लाई किया है। 27 लाख लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता के लिए आवेदन दिया है। दिल्ली से 5 लाख, महाराष्ट्र से 2,68,000, कर्नाटक से 1 लाख से ज्यादा लोग, गुजरात से 2 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन आए हैं। अगर 27 लाख लोग ही वापस लौटना चाहते हैं तो बसों से घर वापसी में क्या परेशानी है? खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री से सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में रुके हुए हैं, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा, इसमें महीनों लग जाएगा। सरकार ने बसों का रोना रोया तो तेजस्वी यादव ने सियासी दांव चलने में देर नहीं की। ट्वीट कर कहा, हम सरकार को 2000 बसें देने को तैयार हैं। सरकार नोडल और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में इन बसों का प्रयोग कर सकती है। बसें पटना में कब भेजनी है बताया जाए। बस पर हो रही सियासत में बीजेपी ने तेजस्वी पर तुरंत पलटवार किया। कह रहे हैं कि 2000 बस दे देंगे प्रवासियों को लाने के लिए। बहुत पैसा है राष्ट्रीय जनता दल के पास, मुझे तो बहुत मालूम है ना, और दुनिया को भी मालूम है। अपने इस पैसे का जो आपके पास धन है उसका कितना इस्तेमाल आपने किया पिछले 1 महीना में, वो भी जनता हिसाब खोज रही है। बिहार में साल चुनावी है, लिहाजा बस के बहाने सरकार को सियासी तौर पर बेबस करने में पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे। बिहार सरकार के पास धन नहीं है। मैं तन मन धन से हर बिहारी को वापस लाने को प्रतिबद्ध हूँ। कोटा से छात्रों को लाने हेतु वहाँ 30 बस लगवा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि वो बस सैनिटाइज कर छात्रों की सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित कराएं। संकट और सियासत के बीच नीतीश सरकार के श्रम मंत्री लॉकडाउन में मिली छूट में एक उम्मीद देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर हैं सभी आपस आना ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर सेक्टर में वर्क शुरू हो चुके हैं, लोग अपने काम में लग चुके हैं। जो लोग आना चाहेंगे उसको क्रमबद्ध नीति बनाई जाएगी, उस पर विचार कर करके। सरकार ने लोगों को घर वापसी के लिए 19 नोडल अफसरों के नाम जारी कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल बैठक कर पूरी तैयारी का जायजा लिया। बिहार आते ही स्क्रीनिंग होगी। संबंधित प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में लोगों को भेजा जाएगा। जरूरत होने पर 21 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। सीमावर्ती इलाके में भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं।
जहां भी हमारे माइग्रेंट्स आएंगे, जहां उनका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, वहां पे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद जरूरत अनुसार उनका आगे टेस्ट, स्वैब टेस्ट किया जाएगा। नीतीश सरकार की मांग को पंजाब सरकार के प्रधानमंत्री को लिखी उस चिट्ठी से समर्थन मिला है जिसमें उन्होंने यूपी, बिहार और झारखंड के 10 लाख मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है। कोरोना के संकट काल में बिहार के गोपालगंज से परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। बिल्कुल, देखिए कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जो लोग आना चाहते हैं वो आने को तो बेचैन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ आकर उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हालत ये है कि 50 से ज्यादा मजदूर सड़क पर ही रहने को मजबूर है। कोरोना के संकट काल में ये तस्वीरें डराने वाली है। एक दूसरे से लिपटकर सड़क पर बेसुध होकर सो रहे ये प्रवासी मजदूर हैं। वो मजदूर जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। गोपालगंज के पास बिहार यूपी की सीमा पर इन तस्वीरों में देखिए सामाजिक दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। पर इसमें सिर्फ मजदूरों की गलती नहीं है, सरकार और प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम ठीक नहीं है। इसलिए ये मजदूर सड़क पर ही रहने को मजबूर है। रोजगार चले जाने के बाद कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, तो कोई हरियाणा से बिहार पहुंचा है। 1000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर इन मजदूरों ने पैदल और साइकिल के सहारे तय किया। राजस्थान से आए हम और गांव जाना चाहते हैं हम चरोत प्रखंड में, जिला सीतामढ़ी, और हम बहुत परेशान हैं। हमारे साथ वाले सभी को भूख लगा हुआ है, इनको खाना नहीं मिल पा रहा सर, पैसे खत्म हो गया, कंपनी बंद हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे आए। कैसे आए थे आप? पैदल आए। मैं तो हरियाणा से चला हूँ और मैं मधुबनी जिला में बिहार में जाना चाहता हूँ। मैं बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता था हरियाणा में। कैसे चले आप लोग? साइकिल से चले, 3 आदमी हरियाणा से। हालांकि गोपालगंज के एसडीएम का कहना है कि तैयारी पूरी है और जल्दी बसों से इन मजदूरों को बिहार के अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। जो भी लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिलावार बस खुलेगी यहाँ से और उसमें उन लोगों को बैठा के संबंधित जिला को हैंड ओवर किया। पर जब तक मजदूर गोपालगंज में हैं, कम से कम इनका रहने और खाने का सही इंतजाम तो होना ही चाहिए। देखिए परेशानियां जो है मजदूरों की वो खत्म होती नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ खड़े होने का मकसद मेरा दरअसल ये है ताकि आपको मैं विस्तार से बता पाऊं कि हर राज्य ने नोडल ऑफिसर की तैनाती कर एक बड़ी व्यवस्था करने की जोर आजमाइश की है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। यह फैसला यूपी ने ले लिया है अपने राज्य के लोगों के लिए। बिहार ने भी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है, अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये 3 राज्यों का हाल तो मैंने आपको बता दिया। खासतौर पर यूपी और बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि देखिए आबादी के लिहाज से भी ये राज्य बहुत बड़े हैं और घनत्व के लिहाज से भी बहुत बड़े हैं। और देखिए सबसे ज्यादा प्रवासी हैं भी बिहार से, 27 लाख तक का आंकड़ा है। और सरकार के लिए चुनौती ऐसे में ही बड़ी हो जाती है कि इनके लिए कोई खास व्यवस्था इंतजाम किए जाए। नमस्ते भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। बता दें आपको, झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ी खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार जल्द ही देश के दूसरे राज्यों में जो झारखंड के लोग फंसे हुए हैं उनको लाने का काम शुरू कर देगी। देखिए हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कहा है कि अगर लोगों को लाने के लिए जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये जो राज्यों के बीच होड़ है, गाइडलाइंस जो जारी होने वाली है 4 मई को, उसके बाद जो रिलैक्सेशन सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सभी लोग जो प्रवासी हैं दूसरे स्थानों पर फंसे हुए हैं, चाहे वो सैलानी हो, तीर्थयात्री हो, उनको राज्य सरकारें दूसरे राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके वापस ला सकती हैं। सुनते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। मजदूरों को लाने के पक्ष में है, छात्रों को लाने के पक्ष में है, अपने राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में नौकरी इलाजरत हैं उनको लाने के पक्ष में है। और इसके लिए अगर हमें हवाई जहाज़ों का भी उपयोग करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे और हर हाल में अपने लोगों को यहाँ लाने का काम झारखंड सरकार। एक सवाल, अब एक ऐसी खबर जो आपके काम की है, आपको देखनी चाहिए और अपनों के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एक खास मशीन तैयार की है जिससे कुर्सी, मेज, सोफे तक को भी कुछ ही मिनटों में डिसइंफेक्ट किया जा सकता है।
इस मशीन से ये शख्स सोफे को सैनिटाइज कर रहा है, लेकिन इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें केमिकल नहीं डालना पड़ता। मशीन से हीट निकलती है और उससे ही वायरस का खात्मा हो जाता है। इस मशीन को माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर कहते हैं। इसे DRDO ने तैयार किया है। ये मशीन माइक्रोवेव तापमान तकनीक पर काम करती है। इस मशीन का नाम अतुल्य रखा है। मशीन के जरिए 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोरोना को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक सैनिटाइजेशन करना होता है। इस मशीन का वजन करीब 3 किलो है। इसका इस्तेमाल नॉन मेटालिक चीजों पर होता है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया है कि DRDO की पुणे स्थित डीम्ड यूनिवर्सिटी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को तैयार किया है। तो चलिए काम की खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली वालों के लिए बेहद काम की खबर है, इसीलिए हमने इस खबर को देखिए नाम कितना शानदार दिया है, कोरोना के खिलाफ दिल्ली का दम। अगर आप दिल्ली में हॉटस्पॉट वाले इलाके में रहते हैं तो वहां आज से सख्ती और बढ़ जाएगी। और ये कदम क्यों उठाया गया है, इसी को समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है और साथ ही बताया उसकी कोशिशें अब नतीजों में बदल रही। दिल्ली में हॉटस्पॉट पहले 102 और अब 99। ये कमाल कैसे हुआ, इसे सीएम केजरीवाल के ट्वीट से समझिए। वर्धमान अपार्टमेंट में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हमने ऑपरेशन शील्ड लागू कर कंटेन किया था। पिछले 4 हफ्तों में वहां से एक भी नया केस सामने नहीं आया है और अब वर्धमान अपार्टमेंट को डीकंटेन किया जा रहा है। वहां के लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में जिस ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया था, अब वो काम करता दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन शील्ड की तरह कोरोना मरीज वाले इलाकों को तेजी से चिन्हित किया गया, बड़े पैमाने पर जांच की गई, मरीजों को अलग थलग किया गया और जरूरी सामानों की डोर स्टेप डिलीवरी की गई। इसका नतीजा ये है कि मयूर विहार के वर्धमान अपार्टमेंट में 28 दिन से कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। इसी तरह पूर्वी दिल्ली के मनसारा अपार्टमेंट और ईस्ट ऑफ कैलाश के ई ब्लॉक को भी कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब ऑपरेशन शील्ड की सफलता से उत्साहित दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में और सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा, किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के 14 दिन में कम से कम 3 बार वहां रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। अगर अभी तक किसी कंटेनमेंट जोन की स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो अगले 3 दिन के अंदर पहली स्क्रीनिंग की जाए। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना टेस्ट किए जाए। अभी तक हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन के अंदर हर घर के हिसाब से सर्वे किए जाते थे और अगर कोई दिक्कत नजर आती थी तब टेस्टिंग की जाती थी, लेकिन अब हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे हर व्यक्ति की 14 दिन के अंदर 3 बार स्क्रीनिंग की जाएगी। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक कोरोना के आंशिक लक्षण वाले लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे। ANM या आशा वर्कर सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे मरीज के घर में सेल्फ आइसोलेशन के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। घर में संक्रमित व्यक्ति की देखरेख के लिए 24 घंटे कोई मौजूद होना चाहिए जो मरीज की स्थिति के संबंध में मेडिकल ऑफिसर को जानकारी देता रहे। देखरेख करने वाले और करीबी संपर्क वालों को प्रोटोकॉल के हिसाब से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा लेनी होगी। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। सैंपल कलेक्शन के बाद से 16 दिन की होगी होम आइसोलेशन की अवधि। अगर लगातार हुए 2 टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तो गाइडलाइंस के अनुसार होम आइसोलेशन बढ़ाया जाएगा। देखिए, इस बीच NCR के लोगों के लिए एक बड़ी खबर अभी मिल रही है। बता दें आपको, सोनीपत और फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम ने भी दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया है। मतलब ये कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर को आज से सुबह 10 बजे के बाद से सील कर दिया जाएगा। इस बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। केवल और केवल जरूरी सामानों को लेकर ही आवाजाही की अनुमति मिलने वाली है। तो देखिए, फरीदाबाद के बाद अब दिल्ली का रास्ता सोनीपत और गुरुग्राम ने भी बंद कर दिया है। गुरुग्राम से अभी तक आवाजाही चालू थी, लेकिन आज सुबह 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति गुरुग्राम से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम नहीं आ जा पाएगा। सीमित पासों के आधार पर ही लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा जरूरी सामान की भी आवाजाही की इजाजत होगी। यानी कि जिन पिछले सालों में NCR ने विस्तार लिया वो वापस से सिकुड़ गया है। अब गुरुग्राम अलग है, फरीदाबाद अलग है, इसके अलावा नोएडा अलग है और दिल्ली अलग है। तब तक अलग रहेंगे जब तक कोरोना को अपने आप से अलग न कर दें। यूपी का आगरा दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में वुहान जैसा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर आगरा नंबर 1 पर है।
तो देखिए, आगरा पहले इसकी नजीर दी जा रही थी कि आगरा की तरह हैंडल करना चाहिए, लेकिन अचानक से यहाँ केसेस बढ़ना शुरू हो गए। यूपी में अब तक 2200 से ज्यादा मामले आए हैं, तो वहीं अकेले आगरा में अब तक कोरोना वायरस के 460 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 14 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत भी हो चुकी है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आगरा की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखा जाए, न सिर्फ संवाददाता की नजर से बल्कि हमारी इस रिपोर्ट की नजर से भी। जिले से लगती तमाम सीमाओं को सील करने के साथ साथ शहर के 40 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। ऐसे में आगरा को यूपी का वुहान कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं कहूं कि मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के वुहान में हूं तो शायद आप सोचेंगे कि यूपी में वुहान कहां है, वो तो चीन में है। लेकिन जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश का वुहान बन चुका है आगरा शहर। वो आगरा जहां 30 अप्रैल की सुबह तक 455 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुल कोरोना केसेस का लगभग 20% अकेले आगरा शहर में है। और अब तक कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है तबलीगी जमात से जुड़े लोग, जो शुरुआत में आगरा आए और बिना प्रशासन को बताए हुए वो अलग अलग इलाकों में रहते रहे, और उसके बाद उन्होंने शहर भर में इस तरह से कोरोना का संक्रमण फैलाया कि आज आगरा को वुहान के नाम से जाना जाने लगा है। तो आइए मेरे साथ चलिए और देखिए कि आगरा आखिर क्यों बना वुहान। आखिर आगरा में ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रदेश के संक्रमित आंकड़े में 20% मामले सिर्फ आगरा में ही आए? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए अगर हम शुरुआत के दिनों की ओर चले तो इसका जवाब है तबलीगी जमात। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकलकर तमाम जमाती आगरा आए थे। दिल्ली से नजदीकी के कारण जमातियों का आगरा आना और आकर शहर के अलग अलग इलाकों में छुपने की वजह से शुरुआत में स्थिति बिगड़ी, लेकिन आगरा में कोरोना के मामलों को बढ़ाने में इससे भी बड़ी भूमिका निभाई पारस हॉस्पिटल ने। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पर जमात से जुड़े लोग इलाज कराने आते थे। डॉक्टर्स उनका इलाज करते थे और इलाज करने के बाद उन्होंने प्रशासन को इस बात की इत्तला नहीं दी कि जमात से जुड़े हुए लोग भी यहाँ आए और उन्होंने कुछ इलाज कराया था अपना। और धीरे धीरे यहाँ के जो स्टाफ थे उनको भी कोरोना हुआ और कई जो लोग इस अस्पताल में खुद को दिखाने आए वो सारे लोग भी स्टाफ के कांटेक्ट में आने की वजह से संक्रमित हुए। ऐसे में तबलीगी जमात और उसके बाद पारस हॉस्पिटल, ये दो ऐसे बड़े कारण रहे आगरा में कि जो मामले बढ़ गए। हाल ही में आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि आगरा को वुहान बनने से बचा लीजिए। अपने वीडियो में मेयर हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे थे। हालांकि बाद में मेयर ने दोबारा बयान जारी कर सरकारी प्रयासों को संतोषजनक बताते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी कर दिया। माना जा रहा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से दूसरा बयान जारी किया गया, क्योंकि प्रशासन के काम से स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुश नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग नहीं काम कर रहे उनकी जिम्मेदारियां भी तय हो रही हैं। एक वीडियो का निलंबन हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसको और संवेदनशीलता से लेना चाहिए अधिकारियों को। और उनको कहीं भी अगर कोई दिक्कत दिखती है, शुरू में जैसे दिखी थी, केवल 12 थे, 12 में से 8 ठीक हो गए थे, तो उस पर अगर थोड़ा गहनता से इन्होंने काम कर लिया होता तो शायद आज ये स्थिति ना होती। निश्चित रूप से दिक्कत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना, और मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे सभी प्रभारी जो मंत्री हैं, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लगातार संपर्क में हम लोग से रहते हैं। तो अब जो भी स्थितियां हैं हमने अवगत कराई है, अपने नेतृत्व को भी बताया है कि ये स्थितियां हैं और इसमें ऐसे सुधार हो सकता है। हम लोगों ने समय समय पर सुझाव भी दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को कड़ा संदेश देने के लिए अस्थायी जेल तैयार की है। एक इंटर कॉलेज को अस्थायी जेल बनाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें इसी जेल में रखने की व्यवस्था की गई है। शहर में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको क्वारंटाइन रहने को कहा जा रहा है, वो घरों से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती की और शहर में एक अस्थायी जेल बना दी। ये हरिपर्वत इलाका है और यहाँ का ये MD जैन इंटर कॉलेज है। इस इंटर कॉलेज को टेम्पररी जेल बनाया गया है और जो भी ऐसे लोग हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है और तब तक रखा जाएगा जब तक ये स्थिति ठीक ना हो जाए। तो प्रशासन ने सख्ती की है। आप देखिए कि यहाँ पे रोड्स बंद हैं और साथ ही पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो इस इंटर कॉलेज के पास में पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि यहाँ से भी कोई निकलने की कोशिश ना करे।
सामान्य जेलों में पहले से रह रहे कैदियों में संक्रमण न हो, इसलिए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले आरोपियों को जिला जेल में भेजने की जगह अस्थायी जेलों में ही रखा जा रहा है। कुछ जगहों पर जहां हमारे यहाँ टेम्पररी जेल्स बनी हैं, उसमें जैसे सहारनपुर है, मेरठ में कुछ लोग हैं, बुलंदशहर में है, तो सभी जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर जमात से जुड़े हुए लोग अस्थायी जेलों में प्रशासन द्वारा रखे गए हैं। और जहाँ तक कंडीशन की मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि उन सब लोगों को प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने के बाद ही अस्थायी जेल में शिफ्ट किया है, उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको शिफ्ट किया है। तो अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग ये तय है कि वो सभी लोग कोरोना नेगेटिव हैं। आगरा में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आगरा संसदीय सीट से सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल अब खुद सैनिटाइजेशन के लिए गलियों में उतर गए हैं। कभी ट्रैक्टर चलाते हुए कर्मचारियों से सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, तो कभी खुद लोगों को जागरूक करने के लिए पाइप हाथ में लेकर घर घर सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। मैंने वुहान की स्टडी की है, सैनिटाइजेशन से वो उसने अपने आप को ठीक किया। तो कहने का तात्पर्य है कि सैनिटाइजेशन जनता नहीं कर सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग उसे खुद करना है। तो सैनिटाइजेशन के लिए आप ये देख रहे हैं कि मैंने अपनी लोकसभा के किसानों को, जो मेरे मित्र समर्थक प्रशंसक हैं, जिनको मैं धरना रैली प्रदर्शन और रैलियों में अभी तक बुलाया करता था, उनको मैंने शहर को बचाने के लिए बुलाया है। ऐसा कोई किसानों के पास ये ट्रैक्टर है, 500 और 1000 लीटर की टंकी है और ये 200 मीटर का पाइप है। आप स्प्रे देख सकते हैं कि इससे गांव से आप मंगाए, गांव से आए हैं। और अभी तक हमने राज्य सरकार या केंद्र सरकार यद्यपि बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उन पर वित्तीय भार नहीं डाला है। अपने संसाधनों से इसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं, वही प्रेस्क्राइब्ड है इस समय। तो पहली बार आप हिंदुस्तान के इतिहास में गांव शहर को बचाने के लिए आया है। आगरा शहर की स्थिति ये है कि शहर में 40 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। वहीं जिले की सभी सीमाओं को सील भी किया गया है, लेकिन क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली देखते ही बनती है। ट्रांस यमुना कॉलोनी में 3 अस्पताल अगल बगल हैं। ABP न्यूज संवाददाता रणवीर जब यहाँ पहुँचे तो क्वारंटीन किए लोग बाहर घूमते नजर आए। अब देखिए, जनहित हॉस्पिटल है, इसके बगल में प्रेम हॉस्पिटल और उसके बगल में सदाशिव हॉस्पिटल। इन तीनों हॉस्पिटल्स में जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं वो रखे गए हैं, लेकिन इन लोगों की स्थिति देखिए कि ये लोग भी मानते नहीं हैं। अंदर रहने की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार इन लोगों को खाने के पैकेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सामने आप देखिए कि जो खाने के पैकेट्स अभी दिए गए हैं। आगरा में कोरोना मरीजों पर नजर रखने के लिए एक GIS डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें बहुत से हॉटस्पॉट्स, पॉजिटिव केस, रिकवरी केस के क्षेत्रवार आंकड़े रखे जाएंगे। इन आंकड़ों को हर रोज अपडेट किया जाएगा। ऐसे में यूपी सरकार के लिए चिंता का विषय आगरा बना हुआ है। लोगों ने अब आगरा की तुलना चीन के वुहान से करनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने एक IAS और एक IPS की नियुक्ति कोरोना को लेकर विशेष तौर पर आगरा में की है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ये कोशिश क्या आगरा की तुलना वुहान से किए जाने से रोकने में सफल होगी। आगरा से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कितनी विस्तार से रिपोर्ट हमने दिखाई रणवीर की, और रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। रणवीर से बात करेंगे। रणवीर, क्या ये उत्तर प्रदेश के हालात आप एक बार हमें संक्षिप्त में बता दीजिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक 2211 मामले सामने आए हैं और इसमें से 468 मामले कल शाम 6 बजे तक आगरा में थे, यानी लगभग 20% के आसपास का आंकड़ा आगरा का है। और सबसे गंभीर स्थिति इसलिए भी बन गई है क्योंकि जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में करीब 100 केसेस और बाकी तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोगों ने संक्रमण फैलाया था, वो शुरुआत में आगरा एक नज़ीर बनता दिखाई दिया। लेकिन अब स्थिति ये है कि सारी सीमाएं सील करनी पड़ रही हैं, लोगों को अस्थायी जेलों में रखने की व्यवस्था करनी पड़ी। और ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि आगरा वो सेंटर बन गया है जहां से अगर मामले बढ़े तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका संकट हो सकता है। तो लगातार कोशिश की जा रही है आंकड़े कम हो जाएं, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कानपुर को लेकर भी ऐसी ही खबर आई थी, आपको याद होगा रणवीर। शुरुआत में बड़ी बातचीत हुई, लेकिन कानपुर में अचानक से तबलीगी जमात की वजह से मामला बढ़ गया। लेकिन देखिए, अब इस बात को समझना होगा प्रशासन को कि बहाना नहीं चलेगा कि जमात ने फैला दिया। आगरा जो ताज नगरी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, वहां अगर इस तरह की खबरें आई तो दुनिया भर में बदनामी हो रही है यूपी की।
जाहिर तौर पर देखिए 468 मामले कम नहीं होते हैं किसी एक शहर के लिए, और जो सेकंड नंबर पे शहर है वो कानपुर पहुंच गया जहां 210 केसेस हैं। तो ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय। लगातार वहाँ पर राजनीति भी हो रही है एक तरह से हम अगर ये कहें, क्योंकि जिस तरीके से मेयर ने चिट्ठी लिखी और कहा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर 2 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई, फिर मेयर ये कहते हैं कि नहीं साहब अब संतोषजनक स्थिति है, खुद सांसद सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है कि हर कोई सड़कों पर है। और कल जब हम कुछ नेताओं से वहाँ पर मिले जिन्होंने कैमरे पे बात नहीं की, वो जाहिर तौर पर प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है। ऐसे में नेता क्या डिमांड कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने है और स्थिति बहुत चिंताजनक है। अब आपको हरियाणा से अजातिका सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। यूपी और गाजियाबाद के बाद अब हरियाणा ने भी दिल्ली से आने जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल हरियाणा सरकार का कहना है कि हरियाणा में भी कोरोना दिल्ली से फैल रहा है। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर्स सील करने के लिए हाईवे पर तो कड़ी सुरक्षा कर दी है, छोटे रास्तों की खुदाई करके सड़कों को काट दिया गया है। देखिए वरुण जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगे अपने सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। जो छोटे रास्ते थे हरियाणा और दिल्ली के बीच, जो गांव के बीच की सड़कें थी, उनको तो बुलडोजर के जरिए खोद दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सिद्दीपुर लोआ, जो ये गांव है दिल्ली हरियाणा बहादुरगढ़ के बीच का जो रास्ता है, वहां पर बॉर्डर पर यह गांव मौजूद है। हरियाणा के अंदर यह गांव आता है और यहां पर बॉर्डर पर ही इस गांव के बीच की सड़क को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से खोद दिया है, जिससे कि हरियाणा से लोग दिल्ली में और दिल्ली से हरियाणा में बिल्कुल भी ना जा सके, क्योंकि जो हाईवेज है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से जो गांव के बीच में से जो रास्ते जाते हैं, छोटे रास्ते होते हैं, उसका इस्तेमाल कर हरियाणा में दाखिल हो जाते थे। और प्रशासन ने इसका ये तरीका निकाला और उन सड़कों को ही बुलडोजर से खोद दिया है। असेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को भी किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कोशिश ये है कि जो कोरोना है वो महामारी हरियाणा में ज्यादा ना बढ़े, और उसी के चलते हाईवेज के अलावा जो छोटे छोटे दिल्ली से जुड़ते हुए ये रास्ते थे, उनको हरियाणा प्रशासन की तरफ से बुलडोजर से खोद दिया गया है। कैमरामैन मोहित के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर। अच्छा सुनो, घर पर रहो। हमारे साथ पता है आपको कौन है? हमारे साथ जालंधर के मशहूर आरजे विकास हैं। और देखिए एक इधर एबीपी का विकास है, उधर माय एफएम का विकास है। तो दोनों विकास मिलके कोरोना को हराने वाली कहानी और चर्चा करने वाले हैं आज। गुड मॉर्निंग विकास। आप जलवे हैं विकास के। नमस्ते भारत विकास जी, प्रतिमा जी, कुमकुम जी, आपको नमस्ते और सारे भारत को नमस्ते मेरी तरफ से। चलिए विकास, नमस्ते तो आपने बड़े प्यार से कर दिया, लेकिन ये जो संगम है ये रेडियो और टेलीविजन का है, तो ये अंदाज भी रेडियो वाला होना चाहिए। तो जालंधर में हैं आप, पंजाब ही नहीं दुनिया भर में पंजाबी बड़ी पसंद की जाती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी सीखूं, लेकिन सीख नहीं पाई। पंजाबी अंदाज में पूरे देश को जगाइए और बताइए कि कैसे हमें कोरोना को धोना है। बिल्कुल जी, सत श्री अकाल, आदाब पंजाब जी, और मैं थोड़ा अपना आरजे बिंदास विकास जी। नमस्ते भारत जी। और मैं थोनू कहना चाहूंगा, घरे रहो जी और बिना मिले साथ लड़ो, क्योंकि साथ लड़ेंगे बिना मिले तभी कोरोना को खत्म कर पाएंगे। हाँ 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 डिश। और सुनील शेट्टी जी भी ये कहना चाहते हैं कि मैं घर से बाहर निकलो ये आ नहीं सकता, और मेरे घर में कोई आ जाए मैं आना है नहीं दूंगा। इंज नहीं चलना। तुसी पंजाबी हो तो सानू सनी पाजी दी आवाज सुननी है। सनी पाजी दे अंदाज च कुछ सुनाओ तो गल बने। लो जी सनी पाजी दी आवाज सुनाने तुहानू। मैडम जी मैं क्या बाहर ना निकलियो, बाहर निकलन नाल कोरोना हो सकता है, घरे रहियो, समझ गए तुसी? आए बहुत शानदार कर दिया ना। ये टैलेंट जो है ना आपका, ये मैंने एक्चुअली ये आपका वीडियो देखा तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आरजे आप हैं। मतलब अपनी आवाज से तो लोगों को खुश करते ही हैं, और ये अंदाज आपका मुझे बहुत पसंद आया। ये अंदाज जो आपको आपके फेवरेट कैरेक्टर हो उनका भी और सुना दीजिए। अच्छा मैं सुनाऊंगा अब आपको। वैसे तो सुनील शेट्टी मेरे फेवरेट थे कैरेक्टर, और एक हमारे हैं कैरेक्टर अमरीश पुरी जी। तो अमरीश पुरी जी अब कह रहे हैं सिमरन को कि अब तूने जाना नहीं, घर पे रहना है। वो कैसे कह रहे हैं?
अरे सिमरन, अब तू कहीं मत जा, घर पे रह। बाहर जाएगी तो कोरोना हो सकता है। माय एफएम भी कह रहा है, बिना मिले साथ लड़े। हाँ, चलिए, सिमरन की बात आपने कर दी और बहुत बढ़िया की, क्योंकि अमरीश पुरी की आवाज सुने उनके इंतकाल के बाद देखिए बड़ा लंबा वक्त हो गया था। लेकिन हरसिमरत कौर ने जो पंजाब के लोगों के साथ किया, आपको भी पता होगा, नांदेड़ से जो श्रद्धालु आए पूरे पंजाब में, अब कोरोना का संकट बढ़ गया है, उनको अपने अंदाज में आप क्या कहना चाहते हैं? जी 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 जी, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, समझदारी इसी में कि अगर खुद समझें, घर से बाहर ना निकलें और बिना मिले साथ लड़ें, तो कोरोना की चैन को हम आराम से तोड़ सकते हैं। तो बस घर पे रहिए, और पंजाबियों की तो फितरत है कि हर मुश्किल का सामना बड़ी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो पंजाबी है ना, उनके खून में ही होता लड़ना, तो वो कोरोना से भी लड़ेंगे और कोरोना को पक्का पक्का हरा देंगे। इससे पहले हम साइन ऑफ करें, अच्छा सुनो घर पर रहो को आप पंजाबी में बोल के सुनाइए फटाक से। देखो जी, गल इतना है कि ओ गुरु क्या बात है, मैंने कहा देखिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर जाने से होगा कोरोना। मैंने कहा फिर पड़ सकता है अपनी जिंदगी से हाथ धोना। खटाक ठोको ताली। बहुत शानदार विकास, अमेजिंग, यू आर वेरी 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 टैलेंटेड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास। उम्मीद करते हैं कि दोबारा मुलाकात होगी। इस बीच एक बड़ी और चिंता पैदा करने वाली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। हमसाय मुल्क पाकिस्तान की संसद के स्पीकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्पीकर असद कैसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, असद कैसर के बेटे और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद असद कैसर ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। ये खबर देखिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान की संसद के स्पीकर हैं असद कैसर ने पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें आपको, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन जारी है, लेकिन वहां पर खुलेआम लॉकडाउन का खूब उल्लंघन हो रहा है, बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। लेकिन ये संकट इस बात की तस्दीक करता है कि देखिए किस लेवल तक वहां पर संक्रमण फैल गया है। खुद असावधानी बरती, कोरोना से संक्रमित हो गए, अब कह रहे हैं सावधानी बरतो। कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में किए गए लॉकडाउन के बीच कई लोग दूसरे राज्यों में फंस गए थे और तमाम कोशिशों के बाद भी अपने घर नहीं जा सके। लेकिन अब अच्छे दिनों के संकेत के बाद हालात में बदलाव हो रहे हैं। अच्छे दिन के इंतजार में देखिए, अब बुधवार को आए गृह मंत्रालय के फैसले के बाद दिल्ली में फंसे मजदूर राहत की सांस ले रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं मजदूरों से बात की है हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने। की रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। इस समय हम पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके के पास मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो यहाँ बैठे हुए हैं इस समय। अब यहाँ पर कुछ देर पहले इन्हें खाना यहाँ पर मिला है। हम इनसे बात करते हैं कि अब जब केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था की जाए, इनसे बात करते हैं। ये बताइए आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कितने दिन से हैं? हाँ जी, हम बिहार डिस्ट्रिक्ट सिवान के हैं। यहाँ पे 3 महीने से मेरा रहा था, लेबर चौक से दरियागंज से काम कर रहा था। चौड़ी बाजार में अपने गांव के पल्लेदार रहते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रह रहा था। जब घर जाने का तैयार था, जब तक ये लॉकडाउन हो गया, उसके बाद से हम यहीं फंसे हैं। अब गृह मंत्री जो है बोल रहे हैं कि हाँ, जो जहाँ के हैं वहाँ जाने दीजिए। राज्य सरकार से बोल रही है, वहाँ हम चले जाएंगे घर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिठाबाग सर, स्वागत फैक्ट्री में काम करता हूँ मैं, जागीरपुरी। और जब से ये लॉकडाउन लग गया तब से मतलब कोई जाने आने कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से जाए कहाँ से नहीं। अब सरकार ने कुछ सुविधा मिली है जाने के लिए, गाड़ी आड़ी बताया है जाने के लिए, तो जाएंगे अब गांव अपने। आपको लगता है कि जा पाएंगे आप? हाँ, जा पाएंगे बिल्कुल। ये बताओ आप कहाँ से और कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? सर मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ, अरनावली का, और तकरीबन आज 12-13 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। पढ़ाई भी मैंने यहीं पर करी और अब यहीं पे जॉब करता हूँ। ये बैटरी रिक्शा चलाता हूँ मैं किराए पे की। और जब से बंदी चल रही है तो दिक्कत तो हो रही है, पर अब आप बता रहे हो कि जाने के लिए देंगे गवर्नमेंट से, तो सर घर पे चले जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो घर में रहेंगे। अब जब सरकार कुछ करेगी तो यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि फुटपाथ पे पड़े हुए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, और खाने की जो व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से और जो कुछ लोग बांट रहे हैं उसी के आश्रय ये लोग हैं और इसी फुटपाथ पे यहाँ पर रहने के मजबूर हैं। और अब चाहते हैं कि अगर जब भेजने की व्यवस्था की जाए तो वो यहाँ से जाएं, क्योंकि वो अपने घर में कम से कम रह पाएंगे। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली।
दिल्ली की खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन एनसीआर में क्या हालात है समझना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के अलग अलग राज्यों में फंसे तमाम लोग अपने अपने घर लौटने की चाहत रखते हैं। हर कोई ये चाहता है कि वो अपने घर में सुकून से रह सके। कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के बनाए शेल्टर होम में महीनों से रह रहे हैं। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग राज्य सरकारें अपने लोगों को घर वापस बुलाने का इंतजाम करें। देखिए, यही चाहत हर उस व्यक्ति की है जो बाहर फंसा हुआ है। नोएडा के एक शेल्टर होम में रह रहे लोगों से बात करने पहुंचे एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित की ये रिपोर्ट देखिए। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी लोग अलग अलग राज्यों के फंसे हुए हैं उनको वापस भेजने का इंतजाम किया जाए। हम तो कहते हैं कि कर दे इंतजाम। वो कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं है ऐसा कि तुम्हारा बोल ही नहीं रहा, तुम्हारा वहाँ का ऊपर वाला जो हमारा यहाँ का है कह रहा कुछ बोल ही नहीं रहा है, आदेश नहीं दे रहा है, तो हम कैसे भेज दें? नहीं, लेकिन अब जो है जो राज्य सरकारें बात करके बस भेजेंगी तो आप चाहते हो कि बस जल्दी आए, जल्दी वापस जल्दी आए। हमको तो बेशक यही, हम तो सीधा घर जाना चाहते हैं। हम तो आज भी आ जाते, हम आज भी चले जाएंगे, हमें शौक थोड़ी है। मैं डीएम से मिलने जा रहा था, मुझे डीएम से मिलने नहीं दिया गया। मैं फिर पुलिस वालों ने वहाँ बताया कि तुम थाने पहुँचो, पोतवाल लिख के लाओ, वहाँ से जो है तुम्हें डीएम से जो परमिशन मिल जाएगी। मैं फिर 24 थाने, वहाँ 20 थाने गया, 20 थाने से मुझे यहाँ भेज दिया इन्होंने। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें चलानी शुरू की हैं और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि लोगों को अपने घर भेजा जाए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, हम तो घर ही जाना चाहते हैं। अब घर को रात बताया गया था कि सर ने जगह बस आने वाली है, तैयारी कर लो। हमने तैयारी भी कर ली सर, अब कोई बस ही नहीं आई रात। तो ये बताइए कि क्या लोगों को क्या बताया गया है कि जो बसें आएंगी लोगों को लेने के लिए जो लोग यहाँ पर हैं? हाँ जी, जिनकी हमने जो कल डॉक्टरी करा दी है 2 लोगों की, उनके लिए रात में बस आनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो आज दिन में आ सकती हैं। केंद्र सरकार ने तो आदेश जारी कर दिया है, अब जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक एक महीने से इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर वो रुके हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनका क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो चुका है, जिनके टेस्ट भी हो चुके हैं। लिहाजा अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि ये लोग अपने घर वापस जा सकते हैं, तो इनके राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में बातचीत हो और इनको घर वापस बुलाने का इंतजाम हो। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नोएडा। और इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। एक तरफ अमेरिका के इंटेलिजेंस प्रमुख ने माना है कि कोरोना वायरस मानव निर्मित या जेनेटिक तौर पर मॉडिफाइड नहीं है। वहीं आपने विभाग की रिपोर्ट के उलट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कायम है कि चीन के वुहान की लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया गया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि चीन की भयानक गलती की वजह से कोरोना दुनिया भर में फैला। इस बात में कोई दो राय नहीं कि चीन ने शुरुआत से ही इस वायरस को लेकर लापरवाहियां बरती, लेकिन खुद अमेरिकी एजेंसी ये कह रही है कि ये मानव निर्मित वायरस नहीं। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा है। Certainly, it could have been stopped. It came out of China, and it could have been stopped, and I wish they stopped it, and so does the whole world wish they stopped it, John. So far, I think China's been trying to be, or at least they seem to be trying to be somewhat transparent with us, but we're going to find out. You'll be learning in the not-too-distant future, but it's a terrible thing that happened. Whether they made a mistake, or whether it started off as a mistake, and then they made another one, or did somebody do something on purpose? Say, hey, you know, I don't understand how how people weren't allowed into the rest of China, but they were allowed into the rest of the world. That's a hard question for them to answer. तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चीन में ही बना है वायरस, और उनका ही खुफिया विभाग कह रहा है कि चीन में नहीं बना है। हाँ, हालांकि वहां से फैला हो सकता है। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए विकास, जिस तरीके से बयान आए हैं, निश्चित रूप से अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से जो बयान आया था ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की तरफ से, उसमें भी ये दरवाजा खुला छोड़ा गया था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी इस बात की जांच करती रहेगी कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। लेकिन केवल उन्होंने इस बात पे तस्दीक की थी कि जो वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी मान रही है कि ये वायरस मैनमेड नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। लेकिन ट्रंप निश्चित रूप से इससे चूंकि पॉलिटिकली घिरे हुए हैं विकास इस समय, ट्रंप उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में वो तोहमत जो है वो चीन के ऊपर मार के इस चीज से बचना भी चाह रहे हैं और साथ साथ एक इंटरनेशनल इस चीज को लेकर नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। इसी
साल राष्ट्रपति ने चुनाव भी देखने हैं। जब उनकी एजेंसी कह रही है कि बहुत संभव है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो इस बात को हमें समझना होगा कि बहुत हद तक अब राष्ट्रपति ट्रंप भी समझ रहे हैं कि चुनाव आने वाले वक्त में अच्छी स्थिति में नहीं है। कल उन्होंने ही कहा था कि चीन चाहता है कि वो हार जाए। देखिए, चीन चाहता है नहीं चाहता ये बात जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं ट्रंप बहुत घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो ये दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहते हैं कि इस पे तोहमत जो है वो चीन के माथे मढ़ी जा सके। ये अभी भी संभावनाएं खुली हैं, इस बात ये इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। और ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी का जो बयान है उससे भी साफ नजर आता है कि वो भी इस बात की जांच और जानकारियां जुटाते रहना चाहेंगे कि आखिर वायरस फैला कैसे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इन तमाम जानकारी के लिए। देखिए, प्रणय उपाध्याय हमारे वो संवाददाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं, तो हम आगे भी इस पूरे खबर पर उनसे अपडेट लेते रहेंगे।